सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आजकल पाकिस्तान में बरसात चल रही है, कोई पता नहीं कहां किस वक्त कब आसमान छम छम करके बरस कर जल थल कर दे। कुछ ऐसा ही मौसम इस वक्त पाकिस्तानी सियासत में भी चल रहा है। रात को खबरें कुछ होती हैं, दिन में हेडलाइंस ही बदल जाती हैं। सच तो यह है कि सियासी बरसात ने नून लीग के कर दिए हैं बुरे हालात। माजी के हो रहे हैं हिसाब किताब और करप्शन के खुल रहे हैं नए नए बाब। जी जनाब, वो सारे राज अब अफशा हो रहे हैं जिन पर इक़्तिदार की तलवार के जरिए पर्दा डाला गया। पनामा लीक्स, मनी लॉन्ड्रिंग, लंदन में जायदादें, अरब ममालिक में मिलें, आशियाना, LNG, हुदैबिया पेपर मिल्स, चौधरी शुगर मिल्स, TT की सीटी और जलजला जदगान की इमदाद कैसे लूटी। करप्शन की जंबील से एक से बढ़कर एक शाहकार निकल रहा है। लेकिन सच्ची बात है कि इससे शायद नून लीग को खतरा हो ना हो, मुश्किल वक्त में शरीफ खानदान में लड़ाई अपनी अपनी ने पार्टी को खतरे में डाल दिया है। कल एहतसाब अदालत में तलबी की वजह से मरीम नवाज पर खतरात के बादलों की पेशगोई थी। शहबाज शरीफ का कोई जिक्र तक न था, लेकिन आज मरीम नवाज को रिलीफ और शहबाज शरीफ को तकलीफ की खबरें गर्म है। कहने वाले ये भी कहते हैं कि मरीम नवाज की शोला बयानियां मुखालिफिन को भस्म करें ना करें, अपनों पर सितम जरूर तोड़ रही हैं। हकीकत क्या है फसाना, अब पता चला में यही सब कुछ है आपको बताना। बात करेंगे, मेरे साथ हैं बाबर डोगर साहब और इंशाल्लाह कुछ ही देर में हमें असद खरल साहब भी ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन आज किस तरह से पेशी हुई, क्या अंदाज था, उसके बाद खास तौर पे बयानात क्या थे, देखिए। असद खरल साहब, कल आपने बड़ी समझदारी का मुजाहरा किया और मैंने आखिर में प्रोग्राम के पूछा भी था कि कल क्या होने जा रहा है। आपने कहा कि नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकता और मेरे इसरार के बावजूद आपने कोई वाज़ेह बात नहीं की थी और आज आप कामयाब निकले। आज तो मरीम साहिबा को ये उनके खिलाफ जो दरख्वास्त थी वही मुस्तरद हो गई, तो एक बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया। जबकि सबको पता है, इसमें कोई शक नहीं कि वो कैलिबरी फॉन्ट वाला वो ट्रस्ट डीड वो जाली थी, लेकिन उसमें जाए बगैर अदालत ने तो वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी कि जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता जहां वो अपील है, तब तक हम इस मामले को नहीं देखते। लेकिन क्या आप इसको वक्ती रिलीफ कहेंगे या मुकम्मल रिलीफ मिल गया मरीम साहिबा को? अब वो आज़ाद हैं और पूरी ताकत से दोबारा वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, रैलियां, जल्द से जुलूस कर सकती हैं, नई वीडियो सामने ला सकती हैं। फिर उसामा साहब, शरीफ ख़ानदान को और जरदारी साहब को हमेशा टेक्निकल जस्टिस मिलता है और इस हवाले से इनको हम अप्रिशिएट करना चाहिए। इनके इदारों में जो लोग हमदर्द बैठे हुए हैं, इनके जो सहूलतकार बैठे हुए, जब इनकी हुकूमतें होती हैं या इवन के जब नहीं भी होती, और फिर इनकी जो सीनियर तजर्बाकार लीगल टीम है, आप मुझे ये बताएं कि ये सुप्रीम कोर्ट ने ये जो ऑब्जर्वेशन दी थी या कहा था कि जाली ट्रस्ट डीड के हवाले से अलहदा से फौजदारी और दीगर मुकदमात कायम किए जाएं, तो उस वक्त तो कमरजमान चौधरी साहब चेयरमैन नैब थे, वो तो सबको पता था, वो मिले हुए थे, उनके गुलाम बन रहे थे, उनके दरबारी बने हुए थे। नासिर जंजुआ जो कि वहाँ पे वीडियो स्कैंडल में किरदार आया और वहाँ पे कमरजमान साहब बैठ के डीलिंग वीलिंग करते थे, तो उन्होंने तो कच्चे रेफरेंस बनाए। नवाज शरीफ साहब को, बाकी मुलजमान को गिरफ्तार नहीं किया, अरेस्ट नहीं किया, उनको हमले तफ्तीश नहीं किया और वो तो कर गए। लेकिन मामला ये है कि नैब के अंदर जो लोग बैठे थे, जो उस वक्त के दीगर लोग थे, क्या उनको नहीं चाहिए था या FIA के या दीगर इदारों को, इवन के पुलिस को भी, कि ये जालसाजी के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं बर वक्त उनके ऊपर अमल दरामद करके ये जालसाजों, नौसरबाजों और स्विंडलर जो चीटर हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया और इसको डिनाई भी वो नहीं करते, ये रिकॉर्ड पे चीजें हैं सारी, इनके खिलाफ बर वक्त अपील ना करके अब 30 दिन से जायद, तो मैं समझता हूँ कि एक टेक्निकल इसको कह सकते हैं, इससे उनकी इनोसेंट नहीं हो सकती जी। तो ये चीजें जो हैं वक्ती रिलीफ तो हो सकता है। अच्छा। और बड़े जब केसेस में बड़ी सजाएं हो रही होती हैं तो बाज दफा इसमें यह भी मसलत ली जा सकती है कि मे बी नैब या FIA या पुलिस ने ये समझा हो कि जब बड़ी सजाएं मिल रही हैं नाहली की, करप्शन के हवाले से, तो ये जालसाजी की चीजें इग्नोर हो गई हैं। लेकिन बहरहाल ये इदारों की क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर की कंप्लायंस नहीं हुई बार वक्त, और आज ये दिन तो लग रहा है
करल साहब, आप तो लग रहा है कि अब नैब पर ही सवाल उठा रहे हैं, लेकिन बाबर डोगर साहब, ये तो मरीम नवाज साहिबा कहती हैं, मुस्लिम लीग नून कहती है कि इदारे दबाव में हैं, सुप्रीम कोर्ट अदालतें दबाव में हैं और हमारे खिलाफ फैसले देती हैं दबाव में आकर। ये तो बात नून लीग या मरीम साहिबा करती हैं। असद करल साहब कह रहे हैं कि नहीं, ये तो लाडले हैं। उसामा साहब, असद खल साहब बड़े तरीके से एक मुद्दा फिर जस्टिस जावेद इकबाल को बचा गए और सारा मलबा उन्होंने कमरुज़्ज़मान चौधरी पे गिरा दिया। मुझे एक बात बताएं, अब नैब की सुबकी हुई है, अब जो अदारों की सुबकी हुई है, उसके जिम्मेदार तो कमरुज़्ज़मान चौधरी नहीं है। जब इनको पता चल गया था कि ये केस टाइम बार है, जावेद इकबाल जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हुए हैं। अगर उनको भी ये नहीं पता कि जनाब अगर इस केस को दोबारा खोला जाता है 1 साल के बाद, तो पहला सवाल तो ये आएगा कि जनाब क्या ये हेयरिंग के काबिल है भी कि नहीं, ये टाइम बार हो चुका हुआ है। नैब अपना मजाक खुद उड़वा रही है, उसके प्रोसिक्यूटर्स अपना मजाक खुद उड़वा रहे हैं। जब उनको पता था कि ये केस टाइम बार हो चुका है तो इसको 1 साल के बाद खोलने का क्या जवाब था? आपने एक मॉरल विक्ट्री दी PMLN को, मरियम नवाज को। एक गड़ा मुर्दा आपने जब उखाड़ा और जब उसको आप कोर्ट में लेके गए और वो पहली पेशी में वो गड़ा मुर्दा जो था वो उड़ गया, तो अल्टीमेटली वो तो शादियां नहीं बचाएंगे कि देखिए ये किस तरह के केसेस हमारे पास सामने आ रहे हैं। तो मेरे नज़दीक इसके जिम्मेदार चेयरमैन नैब भी हैं, इनके जिम्मेदार नैब के प्रोसिक्यूटर्स भी हैं। नैब के पास प्रोसिक्यूटर्स की एक टीम है, उनके जो अपने चेयरमैन है वो चीफ जस्टिस, वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। उनको खुद ये एग्जामिन करना चाहिए था कि भाई ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा केस है, सबसे बड़ा करप्शन केस रहा है, इसमें इतना बड़ा एक एविडेंस के तौर पर एक चीज पेश की गई जिसके ऊपर ये इल्जाम लगा कि ये कैलबरी फॉन्ट है। तो अगर ये उस वक्त नहीं खोला गया, 2017 में भी तो ये भी चेक करने की बात है कि जब कैलबरी फॉन्ट वाला इशू चल रहा था तो उस वक्त चेयरमैन नैब था कौन? क्या ये जावेद इकबाल साहब थे या कमरुज़्ज़मान चौधरी थे? क्योंकि 2017 में जावेद इकबाल आ चुके थे एज चेयरमैन नैब, तो उसी वक्त ये सारा केस चल रहा था। तो अब अगर इसकी कोई जिम्मेदारी आती है चेयरमैन नैब पे आती है, उनको ये एग्जामिन करना चाहिए। अगर उनको किसी ने गलत मशवरा दिया तो उसको भी देखना चाहिए कि ये कौन लोग हैं जो इस तरह के गलत मशवरे दे रहे हैं जिसकी वजह से नैब की बदनामी हो रही है। ये बदनामी हुई है कि जनाब इन्होंने वो केस जो कि टाइम बार था वो क्यों लेके गए वहां पर? क्या करें मुझे बताएं बाबर साहब, आप सब कुछ नैब पर डाल रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब बार बार कहते हैं, पता नहीं कितनी दफा ये बात कह चुके हैं कि झूठी गवाहियां दी जाती हैं अदालत में, झूठ बोला जाता है अदालत में। झूठ बोलना तो अलग बात है, आप देखिए दस्तावेज़ जाली दाखिल करवा रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल करवा रहे हैं। तो नैब ये भी तो हो सकता है कि जब बार बार चीफ जस्टिस साहब ये कह रहे हैं कि ये सबसे बड़ा मसला है हमारे अदालती निजाम का कि कहां तक केस चला जाता है और लोग झूठ बोलते रहते हैं। हत्ता कि उन्होंने कहा कि मौत से पहले भी अगर कोई बात पूछी जाए वो भी झूठ बोल देते हैं। सबसे बड़ा मसला ये है। तो ये प्रेशर था कि जनाब ये तो टेकअप करना चाहिए, तो नैब देर कर दी। प्रोसिक्यूटर कहते देर आया दुरुस्त आया। जब मरियम साहब ने उनसे पूछा कि अब आपको याद आया है? सामा साहब, आज से 1 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है, जब ये कैलबरी फॉन्ट वाला इशू पेश हुआ कि इस पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग की जाए, नैब सो रही थी क्या? नींद की गोलियां खाई हुई थी। और 1 साल पहले जस्टिस जावेद इकबाल ही थे, कमरुज़्ज़मान चौधरी नहीं थे। ये 1 साल पहले जो थे यही चेयरमैन नैब थे। उस वक्त क्या मसला था? उस वक्त फौरी तौर पर जब डायरेक्शन आ गई थी तो ये इसको लेके जाते। पहले सजा हो गई थी, 7 साल इनको हो गई थी, 10 साल। सर जब उन्होंने कहा कि इस पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट की जाए तो ये क्यों नहीं ये उसी टाइम इन्होंने इसको फाइल किया? अब 1 साल के बाद क्या ऐसा चीज गिरी कि इनको एकदम याद आ गया ये सोए वो को नहीं जी कैलबरी फॉन्ट जो है इसको अब 1 साल के बाद करना है। अच्छा, तो वो पहला सवाल तो ये था कि 1 साल आप भी हो मैं भी हूँ, हर बंदा ये सवाल पूछेगा भाई 1 साल के आप सो रहे थे, कहां पर थे आप 1 साल? NRO की बात अगर हम करें, कहीं ये तो नहीं कि नैब जो है वो इसलिए था कि चले ये कुछ शायद पैसे दे दे कुछ कर दे? क्योंकि असद खरल साहब आपने जरा गौर से सुनना है, मरियम साहिबा ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा है कि बल्कि इंकशाफ किया है, मैं उनको कोट कर रहा हूं उनके अल्फाज, इंकशाफ है, कहती हैं कि हमसे बातचीत के लिए मुतअद्दिद बार राबता किया गया लेकिन नवाज शरीफ और मैं तैयार नहीं हुए। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि उन्होंने जिक्र किया कि मैं और मियां साहब बातचीत के लवाजमात पूरे नहीं कर सकते।
तो फिर जब लवाजमात की बात हुई तो उन्होंने कहा जी, मरीम साहब ने कहा कि बातचीत के लिए उसूलों की कुर्बानी देनी पड़ती है जिसके लिए हम तैयार नहीं हैं। तो असद खरल साहब, कहीं कोई एनआरओ की उनको पेशकश हो रही है लेकिन वो ठुकरा रहे हैं, मतलब एनआरओ तो इनसे मांगा जा रहा है। यहां तो कहते हैं जी हमसे मांगा जा रहा है, हुकूमत कहती है नैब की तरफ से कि जनाब को प्ली बार्गेन नहीं, नैब तो शायद तैयार है, उनसे कह रहे हैं, लेकिन मरीम साहब कहती है हम तो जूते की नोक पे रखते हैं, हम तो समझते ही कुछ नहीं, हमने किसी किस्म की कोई डील नहीं करनी। उसामा साहब, एक बदकिस्मती है। एक तो ये बात है कि जिस तरीके से एक जज के बारे में उसको ड्यूरिंग ट्रायल और अपील पेंडिंग थी, उस वक्त रब्ते किए गए, एक वीडियो बनाएगी उसकी, फिर उसके बाद उसको चलाया गया और कौम को ये बताया गया, साबित करने की कोशिश की गई कि ये जज साहब को वीडियो किसी इदारे के लोगों ने दिखाई है और उस वजह से ब्लैकमेल करके हमारे खिलाफ फैसले करवाए गए। पहली बात वो साबित हो चुका कि 11 करोड़ रुपए मियां तारक को किसने दिए थे, गाड़ी किसने दी थी, किसका वादा किया था और वो किसने वीडियो ली और किसने दिखाई और किसने ब्लैकमेल करके फिर नवाज शरीफ साहब मुलजम के पास उस जज को कौन ले गया था, हुसैन नवाज के पास कौन लेके गया था। अब मुझे ये बताएं, नैब, अब मैं नैब के ऊपर एक और, डॉक्टर साहब कहते हैं मैं यहाँ पे नैब का एक और क्रिमिनल नेग्लिजेंस को कहूंगा अगर नैब नहीं करेगा प्रोसीड एज पर लॉ, एज पर नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डर, नैब पाबंद है कि जब ट्रायल के दौरान, इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी के दौरान मुलजम या उसके साथी, एसोसिएट्स या फ्रंटमैन, जो नासिर जंजुआ जैसे लोग, जो कमर उस्मान चौधरी और मौजूदा नवाज शरीफ के साथ उनकी मुलाकातें हो रही हैं, भट्ट और दीगर लोग, वो जज को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहे हैं, हिंड्रेंस इन इन्वेस्टिगेशन का बाइस बन रहे हैं। नैब पाबंद है ऐसे तमाम मुलजमान के खिलाफ इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन करके रेफरेंस दायर करने का और उसकी सजा गालबन, अगर मैं गलत नहीं हूं, साल तकरीबन है। ये तो इंडिपेंडेंट रेफरेंस नैब को करना चाहिए। करल साहब, फिर उसके बाद जो जज का मिसकंडक्ट है उसको सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट देख रही है, वो एक अलग से मामला है। जज मोहम्मद बशीर साहब के सामने केस था, उनकी कोई वीडियो नहीं है मरीम के पास, जज साहब की मुद्दत में पर्चा दर्ज कर दिया, मरीम साहब के पास और वहां पे मुसलमान की लंबी फहरिस्त नहीं है ना, जिन्होंने डेलिब्रेटली उन्होंने ये फैसला फिर क्यों दे दिया, चलाई, वीडियो बनाई और सारा एक केस बनाने की कोशिश की जी। तो ये सारी चीजें जो है कोर्स ऑफ लॉ जो है अप्लाई नहीं किया जाएगा, कोर्सिव मेजर नहीं लिए जाएंगे। अब तो नैब को चाहिए कि वो जो अपना है ये टाइम बार्ड केस की बजाय और बहुत सारे उसके पास ऑप्शन है। अच्छा, लेकिन अब तो देखिए जो अब जज साहब हैं उनकी तो कोई वीडियो का नहीं है, मेरा नहीं ख्याल मरीम साहब ने उनको कोई थ्रेट किया है या कहा है कि मेरे पास आपकी वीडियोस हैं या इस तरह को पैगाम भेजा होगा या इनसे कोई मुलाकातों की कोशिश की होगी, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ हुआ होगा। लेकिन मेरा सवाल ये था, बाबर साहब इसका आप जवाब दीजिएगा, ये जो वो कह रही हैं कि जी हमसे तो मांगा जा रहा है, हमसे तो कह रहे हैं कि आए बातचीत करें, लेकिन हम जनाब नहीं, सवाल नहीं पैदा होता, हम कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, तो ये तो नहीं कि एनआरओ के लिए या प्ली बार्गेन के लिए नैब कह रहा है कि भाई पैसे दे दो तो हम आपको जाने देते हैं। इमरान खान साहब भी बात कर चुके हैं तो कहते हैं नहीं नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता, हम आपको पैसे दे दें। उसामा साहब, मरियम इतना झूठ बोलती हैं कि उनकी किसी बात पे कोई शायद यकीन नहीं करता। यार आप तो मजाक कर रहे हैं, एक दफा उन्होंने कैलेंडर वाला झूठ क्या बोल दिया और या वीडियो में क्या बोल दिया आपने, तो उनको कह दिया कि सर शुरू से जब से वो सियासत में आई हैं उनकी हर स्टेटमेंट दूसरी स्टेटमेंट से कंट्राडिक्ट करती है। एक चीज़ कि जी मेरी लंदन में तो क्या वो तो बड़ी मशहूर हो गई, उसके बाद ये जब जेल में थे नवाज शरीफ तो उनको जो हार्ट के इशू जो था वो अब कहाँ गया है, हार्ट का इशू वो सारा ख़त्म हो गया। मुझे एक बात बताएं कि उनको जनाब अंजाइने के दर्द हुए, उनको दिल के दौरे वहाँ पर पड़े, उनको और जो साबित हुआ उनका जो मटन रोज़ाना उनके पास जा रहा है, रोज़ाना वो मटन खा रहे हैं, तो जो उनकी डाइट है वो बिल्कुल उनके बयानात से मुतजाद है। अभी ये कह रही है कि जी हमसे रब्ता किया जा रहा है एनआरओ के लिए और हम इस पर एग्री नहीं है। पहले ये सवाल इनसे, पहला सवाल तो ये है कि 8 महीने ये क्यों चुप रही, किस आस पे चुप रही, इनका ट्विटर क्यों खामोश रहा, क्या वजह क्या थी, ये मीडिया को अवॉइड क्यों करती रही। उसके बाद सुन लें, मियाँ साहब की हेल्थ ग्राउंड पर बेल मांगती रही हैं कि उनका बाहर इलाज करवाना है, खुदारा उनको बाहर जाने दिया जाए, उनकी जान को खतरा है। अब वो जान को जो खतरा था वो भी ठीक हो गया है, मियाँ साहब खुद ही अपने आप ही ठीक हो गए हैं, हार्ट के पेशेंट थे, हार्ट की बीमारियां भी ठीक हो गई हैं, सब कुछ ही ठीक हो गया है।
तो अब उन्होंने एकदम स्टांस ही बदल लिया है। आज से पहले तक आप इनके ट्विटर देखिए, इनकी स्टेटमेंट देखिए कि मियां साहब अगर जेल में उनको कुछ हो गया जिम्मेदार इमरान खान होंगे, जिम्मेदार ये गवर्नमेंट होगी। और ये है कि जनाब उनको मैं आज पता करके रात को उनको एंजाइना का दर्द हुआ है, 21 डॉक्टर उन पर लगाए गए और जनाब फिर भी उनकी सेहत तसल्ली बख्श नहीं थी। उनको जो बेल दी गई, घर जाके वो अपना इलाज कराएं, वो एक दिन अस्पताल नहीं गए, कहीं से उन्होंने कोई इलाज नहीं करवाया। और जो ही जिस दिन छोड़ने जा रही थी उस दिन सारी तड़ियां लगा रही थी कि जनाब अगर उनको जेल में कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदार ये गवर्नमेंट होगी। अब वो कहाँ पर, वो सारा बिल्कुल ठीक है, वो शायद घर का खाना भी बंद हुआ है, उनकी खुराक ठीक है, वो माशाल्लाह से बिल्कुल लाल सुर्ख है। तो मरियम साहिबा उस वक्त तक आप एक मिनट, जब इमरान खान बार बार कह रहे थे ये एनआरओ मांग रहे हैं, तो उसका जवाब उस वक्त क्यों नहीं दिया? उस वक्त कहती कि जनाब एनआरओ तो तुम मांग रहे हो, तुम ये चाह रहे हो कि मियाँ साहब जो है उनको वो जाएं, इन ये टर्म्स एंड कंडीशन तो बताएं। आज मरियम साहिबा कौम को बता ही दें कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन है, क्या उन्होंने शराइत रखी हैं जिसकी बुनियाद पर उन्होंने कहा कि ठीक है जी हम आप बाहर चले जाएं, आप बाहर जाके लंदन चले जाएं, आप भी चली जाएं, वो भी चले जाएं, उसकी पीछे टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं वो भी तो बता देना, सारी सच बताएं। तो मैं कौन तो, है, और सेकेंडली ये आज जो बात की है, एक बंदा इन पे रोज कह रहा है ये एनआरओ मांग रहे हैं, हर तकरीर में कह रहा है। तो आज इनको 1 साल के बाद याद आया कि हुकूमत भी इनसे एनआरओ मांग रही है। तो इसकी बात में मुझे कुछ सदाकत नजर नहीं आ रही। बस इन्होंने वो जो बार बार इमरान खान साहब की तरफ से या पीटीआई की तरफ से ये आ रहा है कि ये एनआरओ मांग रहे हैं, उसका एक जवाब देना था, वो 1 साल के बाद याद आया, लेकिन अब इस जवाब की अहमियत कोई नहीं, खत्म हो गई। इमरान खान साहब ने आज एक तकरीब से जब खिताब किया और मियाँ वाली में उन्होंने अस्पताल का जब इफ्तिताह किया है, तो इस पर वो ये भी कह रहे थे कि बड़ी चोरी चकारी हुई इस मुल्क में और लूटा गया इस मुल्क को, कहते हैं कि जनाब करप्शन के खात्मे से क्या होगा। तो उन्होंने चीन की भी मिसाल दी और उन्होंने कहा कि जितना मर्जी शोर मचा लें एहतसाब नहीं रुकेगा। तो असद खरल साहब, जिस तरफ इमरान खान साहब का इशारा है, आप उस पर क्या कहते हैं कि वो कह रहे हैं जी जो मर्जी कर लें, जितनी मर्जी ड्रामेबाजी कर लें, एहतसाब नहीं रुकेगा, 2 टूक पैगाम है। लेकिन अब इस फैसले के बाद आपको क्या लगता है कि जिसको वो ड्रामेबाजी कह रहे हैं, यानी बकौल इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म के जी ये रैलियां हैं, अभी 25 तारीख को भी जनाब एहतजाज होना है, जलसे जुलूस और फिर ये वीडियोस का एक मामला, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, ये अब दोबारा शुरू हो जाएगा सिलसिला और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? मेरा ख्याल है मरियम साहिबा अकेली रह जाएंगी और चंद लोग शायद उनके पास रह जाएंगे। जो सीनियर लीडरशिप है, क़यादत है, जो सेंसेबल लोग हैं, वो तो इस बयानिए के साथ उनके साथ नहीं रहेंगे। अब मामला ये है कि जो इमरान खान साहब ने कहा है ना कि साहब नहीं रुकेगा और ये जितने मर्जी ड्रामे कर लें, मुझे ये बताएं, मरियम साहिबा जू मानी बात करती हैं, कभी वो कहती मेरे वालिद के सीने में राज है, मेरे सीने, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें जो ऑफ़र की गई किसी एक बंदे का, माशाल्लाह आप तो वीडियो बनाने की वो मास्टरमाइंड हो चुकी हैं। अगर इनके पास कोई बंदा आया है, कोई इदारे का, कोई प्राइवेट, कोई निजी, क्योंकि ज़्यादातर तो नासिर जंजुआ ही जाता रहा है नवाज शरीफ साहब को मिलने और इस तरह के मीडिएशन, और इनकी लीडरशिप जाती रही है जेल में, या मरियम साहबा को अगर मिलते हैं, ये को बता दें वो कौन बंदा है, उसने क्या ऑफर किए हैं, उसको सामने लाया जाए। इन्होंने और वीडियो की बात की थी, ऑडियोज़ की बात की थी, ये ज़ूमानी गुफ्तगू करती हैं। इमरान खान साहब ने जो बात की है ना, मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब ये शायद भूल गए हैं कि उस वक्त वो कहते थे कि ये कमरुज़्मान चौधरी, ये जो चोरों का सरगना है, ये डाकुओं का सरगना है, जो उनकी पुष्ट बनाई करता है, हम जब आएंगे इसको नहीं छोड़ेंगे। इमरान खान साहब, मैं आपको बता देता हूं, करोड़ों नहीं अरबों रुपए के हिसासों की तफसीलात, बेनामी हिसासों की तफसीलात, उसके बेटे नवीद कमर की दी सर्कल कंपनी 2.5 लाख से 9 करोड़ 10 करोड़ तक कैसे पहुंची। फिर उसके बाद मिड जैक हाउस के अंदर मारगला पे जो नासिर जंजुआ का है, वहां पे कमरुज़्मान चौधरी कब कब होते थे नासिर जंजुआ के साथ, नवाज शरीफ साहब के केसों में किस किस तरह रायतें दी गई, इसाक डार को किस तरह रायतें दी गई, वहां पे उनके कहां एसेट्स हैं, कब कब कैश कौन कौन सी गाड़ियों में इदारों के लोग या वैसे लोग, इनके कारेखास लोग लाहौर से, कराची से, कब वो लेके एयरपोर्टों से गुजरे, और फिर उसके साथ साथ ये कमरुज़्मान चौधरी साहब जो है ये बिलियनियर कैसे बन गए, ये किस किस को रिलीफ दिया, कौन कौन से मुलजमान से अपने बेटे की कंपनी के लिए ऐड लेके उनकी इंक्वायरियां बंद कर दी।
अब इसके अच्छा, हवाले खैर से साहब। मैं कमरुज़्मान चौधरी साहब को एक खुला चैलेंज दे रहा हूं। अच्छा। आप इसको डिनाई करेंगे कितनी दफा मेरे पास आए हैसियत चेयरमैन नैब, कब कब आपने माफिया मांगी, गिड़गिड़ाए। मैं आपसे क्या कहता था कि अक्रॉस दी बोर्ड अकाउंटेबिलिटी करें। जी। आप ये सारी चीजें क्यों कर रहे थे? आप लाहौर क्यों आते थे? आप मुझे क्यों बुलाते थे? कौन से मुल्जमों को क्या क्या आपने रिलीफ दिए? खान साहब पकड़ना है तो इसको पकड़ ले, एक कमरुज़्मान चौधरी के अंदर से। मैं आपको सारे एविडेंस दे रहा हूँ और चैलेंज कर रहा हूँ, ये डिनाई करें कि एक बात मैं गलत कर रहा हूँ, ये मेरे पास नहीं आए, ये नहीं गिड़गिड़ाए, इन्होंने चेयरमैन का ओहदा बेतुकीर नहीं किया, अरबों रुपए इन्होंने नहीं लूटे, असासे नहीं बनाए। तो मगर मसला ये है कि पहले जो केसेस बने हुए हैं ऑफर कर रहा हूँ, वो निपटाए नहीं जा रहे। देता हूँ डाटा, पहले इसको आपका इदारा नैब जो है वो निपटा नहीं सकता पहले केसेस केसेस, और नए केसेस का आप हवाला दे रहे हैं, नए नए सबूत आप ला रहे हैं। पहले केसेस में क्या हो रहा है? बाबर डोगर साहब, ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक से पहले मुझे बता दें, 1 मिनट है। ये अब इमरान खान साहब कह रहे हैं 2 टोक उनका है, जो ड्रामेबाजी करनी है कर लो, लेकिन उधर से पूरी अपोजिशन तैयार है। जनाब सेनेट का मामला आपके सामने है, चेयरमैन सेनेट को हटाना है जी हर सूरत, 25 को यौम सियाह मनाना है, जल्द से जुलूस करने, रैलियां करनी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, और अभी और वीडियोस उनके पास हैं वो कह रही हैं, तो अभी उन्होंने फिर वो भी शायद लानी होंगी। तो ये जिसको इमरान खान साहब ड्रामेबाजी कह रहे हैं, क्या वाकई से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इमरान खान साहब को? उसामा साहब, इमरान खान साहब ने कहा है कि हमसाया मुल्क में ने अपने 400 वज़रा को एहतसाब किया या उनको जेलों में भेजा जी। ये जो एहतसाब है बज़ाहिरन ये सिर्फ अपोजिशन का एहतसाब है। मैं आपको आज बिल्कुल क्लियरली कैटेगोरिकली कह रहा हूँ। खान साहब ने कि अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक साहब बैठे हुए हैं जिनका नाम है जहांगीर तरीन, वो खुद भी सुप्रीम कोर्ट से नाहल हैं, और वो जिसको दिल करता है उसको वो एक सर्टिफिकेट दे देते हैं ऑनेस्टी को, वो ऑनेस्ट है, और अपोजिशन को आप लताड़ रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, जहांगीर सिद्दीकी जो थे, अली जहांगीर सिद्दीकी, जी उन पे अरबों रुपए की इनसाइड ट्रेडिंग का इल्ज़ाम था, उनको क्लीन चिट दे दी गई। ये भी इतलात आ रही है कि मियां मंशा साहब जो हैं उनको भी क्लीन चिट दी जा रही है, और उसके बाद जो उनके मिनिस्टर हैं खान साहब। जी जी, अच्छा, मैं माफ़ी चाहता हूँ, ब्रेक का चूंकि वक्त है, ब्रेक के बाद हमने बात करनी है कि एक तरफ शाहिद खान अब्बासी साहब हैं, वो तो गिरफ्तार हो गए, लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब ने गिरफ्तारी नहीं दी, वो छुपते छुपाते फिर आखिरकार अदालत पहुँच गए, और वहाँ से उनको 7 दिन की मेरे ख्याल प्रोटेक्टिव बेल मिली है। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। ब्रेक से पहले बाबर डोगर साहब, मैं माफ़ी चाहता हूं कि आपकी बात पूरी नहीं हो सकी थी, लेकिन अब देखिए, शाहिद खान अब्बासी साहब ने तो जज साहब को कहा जी 90 रोज़ का रिमांड दे दें मेरा, लेकिन उन्होंने जज साहब ने कहा कि एक दफ़ा में ही 90 रोज़ का रिमांड नहीं हो सकता, तो उन्होंने कहा जी मैं समझा दूंगा इनको कि LNG का सारा मामला किस तरह हुआ है। मिफ्ता इस्माइल साहब भी अब 7 दिन के लिए ज़मान कबल गिरफ्तारी मिल गई है, और ये एक रिलीफ भी इस तरह से है। लेकिन मसला ये है कि अब अगर शाहिद खान अब्बासी साहब को गिरफ्तार किया जाता है तो जनाब इदारे बुरे हैं, ये सियासी इंतकाम है, सही नहीं गिरफ्तार किया गया। अगर मिफ्ता इस्माइल साहब को ज़मानत कबल गिरफ्तारी मिल जाती है, सिर्फ उनको नहीं, हमजा शहबाज साहब का हमने देखा था, दीगर और लोगों, ख्वाजा साद अतीक साहब को हमने देखा, तो ये दोहरे मयार क्यों नज़र आते हैं कि तब इदारे आज़ाद नहीं नज़र आते, जब इनके हक़ में फ़ैसले आते हैं तो तब ठीक है, खिलाफ आ जाए तो जनाब इदारों पर दबाव है, ये क्यों है दोहरा मयार क्यों? अब देखें उसामा साहब, नवाज शरीफ साहब को जिस कोर्ट से सज़ा हुई उस पर ये तासुर दिया जा रहा है कि इदारों का प्रेशर था, दबाव था, और वो जो जाली वीडियो लेके आई गई उसमें यही तासुर देने की कोशिश की गई कि जनाब ये सज़ा प्रेशर में दी गई है। अब वही मरियम, वही ट्रस्ट डीड, और सारी दुनिया को पता है कि वो जो ट्रस्ट डीड थी वो जाली थी, लेकिन इनको रिलीफ मिल गया। आज तो ये कोर्ट्स की तारीफ़ नहीं इन्होंने की, आज इनको कहना चाहिए था कि जी मुझे फ़ख्र है पाकिस्तान की कोर्ट पर जो बग़ैर दबाव के फ़ैसले करती हैं, तो इस तरह की कोई स्टेटमेंट नहीं आई। और अगर आज इस पे कोर्ट इसको एडमिट कर लेती तो आज आप इनकी स्टेटमेंट सुननी शुरू कर देते, फिर ये कोर्ट्स को गालियाँ देनी शुरू कर देती। तो जो फैसला इनके हक़ में आए वो ठीक है, जो इनके खिलाफ आए तो उस वक्त साजिश की बू भी आनी शुरू हो जाती है, कोर्ट भी प्रेशर में आना शुरू हो जाती हैं। जहाँ तक शाहिद खान अब्बासी की बात है, बड़ा हीरो बनने की वो कोशिश कर रहे हैं। कल भी हमने इस प्रोग्राम में बेतहाशा सवालात हैं जिनके जवाब देने हैं।
एंग्रो के जो सीईओ थे उनको पीएसओ में 70 लाख की सैलरी पर लगाया गया, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल था। वो आपस में उन्होंने, उधर से भी वही बंदा है इमरान शेख, इधर से भी इमरान शेख है, वो एक ही बंदा जो है दोनों साइडों से एग्रीमेंट कर रहा है। अजीबो गरीब बात है, ये शायद दुनिया की तारीख में इस तरह का कोई फैसला नहीं हुआ कि एक बंदा जिसने एक प्राइवेट ग्रुप से एग्रीमेंट करना है, वो उसका भी हेड वही है और पीएसओ का भी हेड वही है। बाबर साहब के गैस इस्तेमाल हो ना हो, मुल्क में गैस इस्तेमाल हो रही नहीं हो रही, आपको पैसे रोजाना के $2,70,000 मिलते रहेंगे। वो भी डॉलरों में पेमेंट करनी है। जो एग्रीमेंट है वो पाकिस्तान में हो रहा है, पाकिस्तान की एक कंपनी से हो रहा है, लेकिन पेमेंट डॉलर्स में होगी। ये भी एक अजीब बात है, इस तरह का भी कभी कोई एग्रीमेंट आपने नहीं देखा होगा। और फिर कल ओजीडीसीएल की बात हुई, वहाँ पर किस तरह से इन्होंने बेतहाशा मनमाने लोग लगाए और बेतहाशा सैलरीज पर 70-70 लाख 80-80 लाख पर अपने दोस्त, अपने ब्लू आइड लोग जो थे वहाँ पर लगा दिए। किस तरह से उन्होंने अरबों रुपए के नुकसान पहुँचाए। तो अब ये जो एलएनजी का कतर की डील है, ये उस हद तक जो है वो ये कहना चाह रहे हैं कि जी वो डील बिल्कुल ठीक थी, मुनासिब थी, लेकिन जो बाकी चार्जेस हैं उनका मुझे तो नहीं लग रहा कि उनके पास क्या डिफेंस होगा। अब देखिए ना खरल साहब, एक मसला जो बाबर डोगर साहब जिस तरह कह रहे हैं कि चीज़ें तो बहुत सी हैं और उनकी हम बात भी कर रहे हैं, लेकिन ये जो एग्रीमेंट है ये एक मुल्क के साथ है, कतर के साथ, और हम उसको नाराज भी नहीं कर सकते हम। और ये मुआहिदा जो है खुफिया रखने की शर्त है कि ये मुआहिदा, इस पर बहस नहीं हो सकती, बात नहीं हो सकती। अब ये साइन हो गया दो रियासतों के दरमियान, आगे हम देख लें रिकॉर्डिंग में क्या भुगत रहे हैं कि $6 अरब का हमें जुर्माना हो चुका है आलमी अदालत की तरफ से। अब हम कोई नए सिरे से एक नई जंग तो नहीं शुरू कर सकते कि ये मुआहिदा भी ले जाएं, और ये भी खुफिया है और एक और मसला बन जाएगा। अब तो जो हो गया सो हो गया। लेकिन जो किकबैक ली गई है उसामा साहब, वो तो उसको तो देखना पड़ेगा ना। कैसे अगर देखेंगे? ये हो जाती है तो एग्रीमेंट चाहे कैंसिल ना किया जाए जी, लेकिन जिस बंदे ने ये एग्रीमेंट किया, जिसने महंगा एग्रीमेंट किया, जिसने कतर से महंगी एलएनजी खरीदी जी, आप उसको तो पकड़ सकते हैं। खरल साहब आप क्या कहते हैं इस बारे में? तो ये तो अब डिस्कस ही नहीं हो सकता ये मामला कि जी वो तो डन डील है, उसको हम खोल भी नहीं सकते, बहस भी नहीं कर सकते। वो बड़े आराम से शायद खाकान अब्बासी साहब कह देंगे कि यार ये मुआहिदा पड़ा है, आप उसको ना ओपन कर सकते हैं ना कहीं मीडिया में ला सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, जो हो गया सो हो गया। अब आप क्या कर लेंगे? ये अजीब तमाशा है कि एक चोर डाकू एक गलत काम करे और उसमें किकबैक कमीशन ले और उसके बाद लिख दे कि जनाब ये इसको आप देखिए, ये पैसा हमारा है, ये टैक्स पेयर का पैसा है, पाकिस्तानियों का पैसा है। ये कोई न्यूक्लियर डील नहीं है, ये कोई कोटा का या कोई एटम बम का फार्मूला नहीं है। ये जिस लोग जो स्टेक होल्डर हैं, यानी असेंबली के अंदर पार्लियामेंटेरियन को नहीं बताया जा रहा, अदालतों को नहीं बताया जा रहा। मैं आपको मोटी से बता रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये पड़ा है, नैब के अंदर भी 13.67 ये G2G उन्होंने एग्रीमेंट किया फरवरी 2016 में। वही कतर जो है 15 साल का एग्रीमेंट 1 साल बाद जनवरी में 11 माह बाद एक और कंपनी को करती है, वो करती है 11 पॉइंट कुछ में। फिर इसके बाद 10% उनके जो ट्रांसपोर्टेशन, फिर उसके बाद जो टूलिंग वाले चार्जेस, तो ओवरऑल 17-18 अरब जो डॉलर में पर ये ब्रांड जो पड़ रहा है हमें जी। अब ये उधर से SHGC का टर्मिनल जो वो टर्मिनल जो दिया था वो 3-4 करोड़ रुपया लगा के बनाया जा सकता था जी। उसके ऊपर उसको $2,72,000 डेली की आए ना आए, आपको कैपेसिटी चार्जेस ये यानी वैसे भी मिलेंगे और आपकी 1 साल 2 साल में प्रिंसिपल अमाउंट वापस आ जाएगी, 40% ज्यादा आपको प्रॉफिट है। और वही बंदा दरखास्त गुजार है, MD जो बना PSO वही आके अप्रूवल दे रहा है, दरखास्त गुजार भी खुद है एंग्रो का। मामला यह है कि ये सारा जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इसमें अरबों रुपए का नुकसान है। सैफ और रहमान उधर बैठे हैं, इधर नवाज शरीफ साहब है, खाकान अब्बासी है, ये वो सारी चीजें हैं जो कि मुफ्ता इस्माइल आप क्यों भाग रहे हैं जी, ये गिरफ्तारी क्यों नहीं दे रहे? पहले कह रहे थे मैं गिरफ्तार, शायद खाकान अब्बासी को किसने कहा कि भागे आप पिंडी से जाके इस्लामाबाद से लाहौर पहुंच जाए? एक तरफ कहते हैं हमें गिरफ्तार करें, अभी वही अदालतें इनको, वही जज एक को बरी करता है, एक को सजा देता है। फिर मरियम साहबा को अभी नई नैब की दरखास्त मुस्तरद कर दी, मुफ्ता इस्माइल को आज बेल मिली है। तो मामला ये है कि ये आपने मतलब की चीज हो उस पर अप्रिशिएट तो नहीं इदारों को करेंगे, लेकिन अपने खिलाफ बात होगी तो इदारों को फौरन बैशिंग शुरू कर दी जाएगी। एक पॉइंट मामला ये है कि आप थोड़ा खबरें आज भी कोशिश है तमाम खबरें डिस्कस हो जाए।
फवाद चौधरी साहब और बाकी लोगों को रोके, ये मलक रियाज से हेलीकॉप्टर ना मांगे। फवाद चौधरी साहब इमरान खान साहब को बदनाम ना करें। ये इस तरह की हरकतें आप जो करते हैं, फैमिली के लिए हेलीकॉप्टर मांगा, फिर मौसम खराब हो गया। देखें आपने और जो खांचे मारे हैं खान साहब को, देखें वो एक ईमानदार अगर वजीर आजम है तो आप उसका थोड़ा सा शर्म लिहाज करें। माजी में आप जो कुछ करते रहे हम उस पर नहीं करना चाह रहे। अच्छा, लेकिन अभी आपको मलक रियाज से हेलीकॉप्टर मांगना फैमिली के लिए, सैर के लिए, ये क्या साबित करना चाहते हैं? अब ऐसे लोग जो नैब और एफआई के अंदर इंक्वायरियां चल रही हैं, उनके ऊपर मसले मुसाइल हैं, तो एक मिनिस्टर इमरान खान साहब का अगर उनको फैमिली के लिए हेलीकॉप्टर मांगता है और बाद में नाराज होता है तो उन्होंने कहा भाई मौसम की खराबी हम क्या करते, गिर जाएगा हेलीकॉप्टर। 4 मिनट है हरकतें अब इनके शालीमार कंपनी 4 मिनट है, 2 खबरें और करनी है मुझे। सऊदी अरब किस तरह वो जाते रहे। अच्छा, तो इमरान खान साहब को अपने दाएं बाएं भी ऐसे लोगों के ऊपर नजर रखनी चाहिए। जी, पंजाब से खबर है कि जनाब एक दफा फिर वज़ारत आला का कलमदान जो है वो फिर तब्दील कर दिया गया है। बाबा डोगर साहब, वज़ारत आला नहीं सर, सॉरी, आप उस्मान बुज़ार के पीछे हाथ धो को पड़े हुए हैं। वज़ारत इत्तलात का वैसे उसका भी पता कोई नहीं है, कभी किसी के पास कभी किसी के पास, क्योंकि बुज़दार साहब तो वही के वही हैं, लेकिन साइन आपको पता है कभी कोई कर रहा है कभी कोई कर रहा है, उन्हीं के साइन हो रहे हैं, लेकिन फाइलें कभी कोई चला रहा है, कभी आपके पसंदीदा जहांगीर तरीन साहब जो हैं उनकी तरफ से असल में फ़ाइल आ जाती है, कभी जनाब डॉक्टर साहब जो हैं उनके तर्जुमान उनकी तरफ से आ जाती है, गिल साहब की तरफ से, तो वो कहीं कहीं चल जाती है। इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, मैंने जानबूझ के नहीं किया, यकीन करें जानबूझ के नहीं किया। बुज़दार साहब चला जिन्होंने लगाए हैं वो ठीक है, वही उनका जाने। अच्छा जी, वज़ारत इत्तलात का जो कलमदान है वो बार बार तब्दील हो रहा है। अब शमशान बुखारी साहब भी पसंद नहीं आए और अब मियाँ असलम इकबाल साहब, कोई शक नहीं कॉम्पिटेटिव आदमी है, अच्छी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन क्यों तब्दील हो रहा है बार बार? उसामा साहब जिस तरह से इमरान खान जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिस तरह से वो चाहते हैं कि जिस तरह से जहाँ पर मशीर हैं शहबाज गिल साहब, जिस तरह से इंतहाई ढिठाई के साथ और बेशर्मी के साथ वो जो दिल आता है वो बोली जा रहे हैं, जो दिल आता है बोली जा रहे हैं। एक लिमिट होती है, जो भी कोई ख़ानदानी बैकग्राउंड का बंदा होगा वो एक लिमिट क्रॉस नहीं करेगा। तो शमशान बुखारी साहब जो थे वो उनकी इस एक्सपेक्टेशन पे पूरा नहीं उतर रहे थे, तो उसकी बजाय उनको चेंज कर दिया। हालांकि मेरे नज़दीक कुएं से पानी निकाला जा रहा है, असल चीज़ जिस बंदे को पकड़ना चाहिए उसकी तरफ जो इमरान खान साहब देख ही नहीं रहे। पंजाब में जो गवर्नेंस के हालात आपने बड़ा खतरनाक मुहावरा इस्तेमाल किया था, आपने आधा मुहावरा बता दिया, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के हालात जो हैं वो आपके सामने, यकीन जाने मैं आपको बता रहा हूँ अगले आने वाले 2 दिनों में एक और डिस्ट्रिक्ट का डिप्टी कमिश्नर जो है वो चेंज हो जाएगा। डिप्टी कमिश्नर का कसूर इतना है सिर्फ कि सीएम ऑफिस से उसको फ़ोन किया कि ये एक पटवारी है, इसको फलानी जगह पे लगा दो, और पटवारी का केस जो है वो नैब में चल रहा है और उस पटवारी की दुबई में प्रॉपर्टी है, और डिप्टी कमिश्नर ने उसको कहा कि जी ये बहुत ही करप्ट आदमी है, मैं इसको नहीं लगाऊंगा। और मुझे सुनने में आ रहा है तो वो शायद 1 या 2 दिन में उन डिप्टी कमिश्नर का तबादला कर दिया जाएगा। यहाँ पर जी ये एसएसपी जो है शहबाज शरीफ साहब लगाते हैं, यानी यहाँ पटवारी तक जो है वजारत आला से जनाब उसके लिए अहकामात आ रहे हैं और वो करप्ट है, तो ये तो फिर क्यों कहते हैं जी पटवारी जो है नून लीग पहले बहावल नगर का डिप्टी कमिश्नर इसलिए चेंज किया गया कि उसने करप्ट पटवारियों को लगाने से इनकार कर दिया। अच्छा, एक डीआईजी को इसलिए ट्रांसफर कर दिया कि उसने एक करप्ट हेड कांस्टेबल जो जिसकी सिफारिश एक फीमेल एमपीए कर रही थी उसको उन्होंने बहाल करने से इनकार कर दिया। जी सर, इतना तो लेवल कभी भी नहीं गिरा था कि करप्ट पटवारी या हेड कांस्टेबल या कांस्टेबल्स के कहने पर ना लगाने पर कमिश्नर आपने तो दुखी कर दिया है। ये तो इतना काम मैं नहीं समझ सकता था, यानी ये तो चलो था जी एमएलए करते हैं, आप वज़ीर आला के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं को एक पटवारी के लिए जनाब फोन करेंगे डीसी को और चेंज कर देंगे हो रहे हैं, और डिप्टी कमिश्नर इस बुनियाद पर चेंज भी हो रहे हैं। यार दुख की बात है, एक तरफ आप ये कह रहे हैं मेरिट की बात करते हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं कि करप्शन कल्चर को खत्म किया जाएगा, और दूसरी तरफ एमपीएस और एमएनएस के कहने पर करप्ट पटवारी अगर जो नहीं लगा रहे उनको ट्रांसफर किया जा रहा है। मजीद बात भी नहीं हो रही। आखिरी खबर, आसिफ जरदारी साहब के खिलाफ एक और रेफरेंस तैयार हो गया है। असद खरल साहब, रेफरेंस पे रेफरेंस है, आपका बड़ा पसंदीदा इदारा नैब रेफरेंस पे रेफरेंस भेज रहा है, हो कुछ नहीं रहा, पता नहीं अब सालों लग जाएंगे, ये रेफरेंस तो दायर होते रहेंगे, रिजल्ट कब तक आएगा, कोई पैसे आएंगे, कोई सजाएं प्रॉपर होंगी, कोई हम मंतकी इंजाम तक भी पहुंचते देखेंगे या नहीं? बिल्कुल मंतकी इंजाम तक पहुंचेंगे, लेकिन डिप्टी कमिश्नर जो डोगर साहब ने कहा ना वो मेरा ख्याल है मंतकी इंजाम तक पहुंचेगा, उसको ईमानदारी का सिला मिलेगा और करप्ट पटवारी जीतेगा।
अब देखना यह है इमरान खान साहब करप्ट पटवारी को ओहदा दिलवाने वालों के साथ होंगे, वो सीएम हो या कोई भी हो, या एक ईमानदारी वाला जो डीसी है उसके साथ होंगे। अब इमरान खान साहब का भी इसके ऊपर टेस्ट केस है, और ये पहले भी होता था। नून लीग को तो हम पटवारी लीग कहते थे। अगर चीफ मिनिस्टर या वजीर आज भी पटवारी रख रहे हैं तो फिर इमरान खान साहब को सोचना पड़ेगा, दाएं बाएं देखना पड़ेगा कि उनका विजन, उनका एजेंडा अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी। असद खरल साहब आपका बहुत शुक्रिया, बाबर डोगर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम देखने का आप सबका शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।